नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं अपनी खबरा टॉप 10। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कल प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का चक्का जाम करेंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक तहसील और जिला स्तर पर आंदोलन कर केंद्र की सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे। जयपुर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा के आवास के बाहर धरना दिया और किसानों की मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। बीजेपी ने कृषि कानून को लेकर युवाओं और किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कांग्रेस की साजिश की तहत एनएसयूआई कार्यकर्ता बीजेपी सांसदों का घेराव कर रहे हैं। निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभिभावकों ने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंचकर मंत्री जी को निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा थमाया। जयपुर में सफाई व्यवस्था को बेहद लचर हो गई है। लोगों की शिकायत पर खुद मेयर गुनेश गुर्जर ने झाड़ू लगाकर सफाई की और कचरा उठाकर सफाई कर्मचारियों को सख्त संदेश भी दिया। नई नागरिक उड्डयन नीति को लागू करने को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभागों की ओर से दी जाने वाली छूट पर चर्चा की। आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करप्शन स्ट्राइक करने की तैयारी में है। एसीबी आम लोगों से मिल रहे इनपुट के आधार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दिवाली से एक दिन पहले जयपुर के डेयरी बूथ संचालक की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए केंद्रीय अध्ययन दल जयपुर दौरे पर है। टीम में राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सुधांशु शामिल है और सचिवालय में सचिव सिद्धार्थ महाजन और अन्य अधिकारियों के बीच महामारी पर मंथन हुआ। किसानों के समर्थन में उतरी एनएसयूआई ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर का पर प्रदर्शन किया और तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दिनेश परिहार ने कहा कि छात्र संगठन हमेशा किसानों के हित में कार्य करता रहा है। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदल गया है। रेल प्रशासन ने 1 दिसंबर से जीरो बेस्ड समय सारणी लागू की है। कोटा में भी किसान बिल को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं। सांसद ओम बिरला के घर के बाहर एनएसयूआई के सदस्यों ने धरना दिया है। कोटा में बंद पड़े कोचिंग संस्थानों को एक बार फिर शुरू करवाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को दोबारा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी। कोटा में करीब 1.5 दर्जन से अधिक गंदे नाले और सीवरेज का गंदा पानी चंबल नदी के दूषित होने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने नगर निगम के उत्तर और दक्षिण आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रेलवे प्रशासन ने कोटा हिसार कोटा यात्री रेलवे के समय में परिवर्तन किया है। कोटा हिसार कोटा वाया लोहारू सप्ताह में 4 दिन और कोटा हिसार कोटा वाया चूरू सप्ताह में 3 दिन चलेगी। कोटा में आज सर्द मौसम से शहरवासियों को मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा शहर का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। धुंध और कोहरे में कमी आने के कारण आज विजिबिलिटी 2500 मीटर बनी हुई है। कोटा चिड़ियाघर के वन्यजीवों को सर्द मौसम से बचाने के इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर के वन्यजीवों के पिंजरा पर पर्दे लगाए गए हैं ताकि सर्द हवाओं से वन्यजीवों को बचाया जा सके। भरतपुर के कामा में सवारियों से भरा टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई हैं। भरतपुर के राजकीय बाल संप्रेषण गृह की शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आवासित बाल अपचारी खुलेआम शराब की बोतल दिखा रहे हैं। मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दबी जबान में जांच करने की बात कही है। भरतपुर के वैल तहसील के रायपुर के रहने वाले सूबेदार राजेंद्र सिंह गुर्जर अरुणाचल में शहीद हो गए। पैतृक गांव में राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर के अवार गांव निवासी मदन मोहन शर्मा ने वैदिक परंपरा में शामिल 200 साल पुराने दुर्लभ ग्रंथ को श्री हिंदी साहित्य समिति को भेंट किया है। पुस्तक के माध्यम से शोधार्थियों को लाभ मिलेगा। भरतपुर के महारानी किशोरी व्यायामशाला की ओर से 24वां महिला कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत केसरी राजस्थान केसरी के दोहरे खिताबर कामा की अनु फौजदार ने दीक्षा फौजदार को पराजित कर पट्टे पर कब्जा किया है।
भरतपुर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 7,800 को पार कर गया है, लेकिन कन्नी गुर्जर चौराहे पर लगने वाली सब्जी मंडी में न तो सब्जी विक्रेता मास्क लगा रहे हैं और न ही ग्राहकों में मास्क लगाने के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अजमेर पुलिस ने सोसाइटी और बीसी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी प्रमोद गुप्ता के साथी संजय कौशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल अलवर गेट थाने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा गबन के 6 मामले दर्ज हुए थे। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरीशंकर को पुलिस ने बिहारीगंज रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार किया। अजमेर के नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क लगाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया है और आयुक्त खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपकर फैसला वापस लेने की मांग की है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहर नेहरू अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है कि इसी के तहत जो है जिला कलेक्टर के आदेश पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। तीर्थनगरी पुष्कर में नगर पालिका प्रशासन ने अस्थायी गौशाला बनाकर आवारा जानवरों के लिए चारे पानी की व्यवस्था की है। अधिशासी अधिकारी के मुताबिक एक टीम रोजाना चारे और पानी के साथ सर्दी से बचाव के बंदोबस्त देख रही है। अजमेर के वरिष्ठ वकील राजेश टंडन ने एक बार फिर जेएलएन अस्पताल प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। टंडन ने बताया कि पन्नाधाय कंपनी ने 3 करोड़ से अधिक का टेंडर भरा था, लेकिन उससे कम वाली दूसरी कंपनियों को टेंडर देकर घोटाला हुआ है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में नवनिर्मित 2 भवनों का लोकार्पण होगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र वीसी के जरिए लोकार्पण करेंगे। बीकानेर के नोखा में एक महिला किसान के खेत में 12 फीट लंबी बाजरे की फसल पैदा हुई। महिला विमला देवी के खेत में 4 क्विंटल प्रति बीघे की इस फसल को देखने के लिए दूर दूर से किसान पहुंच रहे हैं। उदयपुर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया। शेखावत ने किरण माहेश्वरी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया और उनके साथ किए गए कार्यों को याद किया। उदयपुर के एमबीएस चिकित्सालय में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बाइक चालक की लापरवाही से युवक घायल हो गया था। उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ज्यादा भक्तों को मंदिर परिसर में नहीं बुलाया गया। और रुक करते अगली खबर का। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की घेराबंदी का असर दिल्ली एनसीआर में दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर इलाकों में यातायात और सामान आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ गई है। वहीं सरकार और किसान आगामी बैठक के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार से मंगलवार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बड़ी संख्या में कई राज्यों से किसानों के दल दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। बातचीत के लिए गुरुवार का दिन मुकर्रर किया गया है और इसे लेकर एक ओर किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार भी तैयारी में जुटी है। किसानों के आंदोलन का असर दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों पर पड़ा है। कई किसान बुराड़ी मैदान में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साथ देने के लिए आज मैं हम दोनों साइकिलिंग कम्युनिटी की तरफ से और एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हम यहाँ पे आए हैं। ये आज पूरा पंजाब यहाँ पर बसा हुआ है कुंडली बॉर्डर पे। जब तक वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे तब तक यहाँ से हमारा पंजाब हिलने वाला नहीं है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर कई जगहों पर रोड और ट्रेन रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बड़ी संख्या में किसान जमा हैं। सिंधु और टेकरी बॉर्डर बंद है, बाकी रास्तों पर भी भारी यातायात है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद बॉर्डर पर भी भारी यातायात है। सरकार हमें ये गारंटी दे कि जो 1925 या जो भी सरकारी समर्थन मूल्य लागू करेगी उससे अगर नीचे खरीदेगा व्यापारी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी मांग प्रमुख रूप से हम जहाँ बैठे हैं। किसान के ऊपर आंसू गैस छोड़ी जा रही है, किसान के ऊपर पानी का बौछार छोड़ी जा रही है, किसान के लिए रास्ते में गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। इतना बड़ा निकम्मा पर किसान सीधा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, किसान बात करने के लिए आ रहा है, अपनी समस्याओं को समाधान कराने के लिए आ रहा है और दिल्ली आने से रोका जा रहा है। क्या गंदगी है इस सरकार के अंदर।
क्यों बात नहीं करना चाहती? किसानों के आंदोलन का असर दिल्ली एनसीआर में सामान की आपूर्ति पर भी पड़ा है। आपूर्ति कम होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में सब्जी के दाम अचानक बढ़ गए हैं और मौसमी सब्जियों के थोक मूल्य में 50 से 100 रुपए की वृद्धि हो गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सब्जी फलों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। माल आ नहीं रहा इसलिए महंगा, पुराना आलू भी कम है, नया आ नहीं रहा इतना। दिल्ली की मंडी है, इसमें वहाँ फर्क पड़ा है, वहाँ माल अंदर गाड़ियाँ नहीं जान दे रहे हैं। आंदोलन की वजह से सब्जी मंडी में आ नहीं पा रही है, उसकी वजह से बहुत महंगी सब्जी हो गई है। इससे पहले कृषि कानून को लेकर मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच करीब 3.5 घंटे बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को कृषि कानून पर प्रेजेंटेशन भी दिया और उनकी सभी चिंताओं का जवाब दिया। लेकिन किसान कानून में एमएसपी समेत अपनी 8 मांगों पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई। जी हां, ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से पहले फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला दुनिया का देश बन गया है। ये वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगा। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और ऐसे में ये एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। कहीं ना कहीं राहत देने वाली खबर है। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और अमेरिका यूरोपीय संघ के फैसले से पहले जो है फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को जो मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला दुनिया का देश बन गया है और ये अगले ही हफ्ते ब्रिटेन में उपलब्ध भी हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त भी आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन में अगले हफ्ते कोरोना जो की वैक्सीन है वो उपलब्ध हो जाएगी और इसको ब्रिटेन ने जो मंजूरी दे दी है। फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिल चुकी है सरकार की तरफ से और एक हफ्ते में अगले हफ्ते ये वैक्सीन बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। तो कोरोना से जंग जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में रिकवरी रेट करीब 94% तक पहुंच गया है और लगातार एक्टिव केस की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है, अभी भी इससे जंग जारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जमीनी हकीकत ये भी है कि कोरोना को मात देने वालों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में रिकवरी रेट करीब 94% तक पहुंच गई है। पिछले 10 दिन में 50,000 से कम और 3 दिन में 40,000 से कम कोरोना के केस मिल रहे हैं। मंगलवार का आंकड़ा देखें तो 36,600 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। वैसे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 95 लाख पहुंच गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से 1,38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। उधर कोरोना से 89 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना तो लोगों को डरा रहा है, लेकिन जैसी रिकवरी है इससे साफ है कि लोग अब इससे निपटने के तरीके भी सीख गए हैं। अब तक 14 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट देश में हो चुके हैं और हर दिन करीब 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। वैसे अगर देखें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश है। लेकिन जिस तरह इस महामारी का खौफ लोगों के मन से उतरा है और इस विषाणु के जद में आने के बाद आजादी पा रहे हैं, इससे मानसिक रूप से भी लोग मजबूत हो रहे हैं। वैसे अभी जो देश में कोरोना को लेकर हालात है, इसे देखते हुए कोरोना को हल्के में लेने की गलती बड़ी भूल होगी, लिहाजा इससे सतर्कता बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोटा की, जहां कोटा नॉर्थ नगर निगम में सफाई पर सियासत तेज है।
बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि सफाई में भेदभाव हो रहा है, जिसे लेकर पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी पार्षदों का एक ही सवाल, सफाई में भेदभाव क्यों? कोटा में सफाई पर सियासत। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है और भेदभाव चरम सीमा पर हो रहा है। आज हमारे को ये बता रहे हैं कि 9-9, 10-10 लोग आपको दिए गए, उनमें से हमारे को एक नहीं दिखता और कोई कांग्रेसी का पार्षद का वार्ड है तो उसमें 25-25 आदमी भागे भागे फिर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दमन चक्कर चलेगा हमारे साथ। जी हाँ, सवाल सफाई का है, सवाल भेदभाव का है, सवाल सीधे सीधे उस बोर्ड पर है जिसकी कमान कांग्रेस के हाथों में है। कोटा नॉर्थ में बीजेपी के पार्षदों का आरोप है कि उनके इलाके में सफाई हो ही नहीं रही और वजह क्या है आप खुद सुनिए। हम विपक्ष की भूमिका में हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका में, और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। जनता ने हमारे को चुना है, जनता ने हमारे पे विश्वास जताया, भरोसा जताया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जनता के लिए तन मन धन से खड़े रहें। सफाई ही तो हमारे, सफाई के लिए तो लोग हमारे को लाए हैं। और अगर आज ये ऐसा सोचना चाहते हैं सत्ता पक्ष के लोग कि कहीं ना कहीं हम दबाव बना के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम मजबूत स्तर पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। समय पे जा नहीं रहा सफाई, अगर मान लो कि नालियाँ खड़ा रह के नालियाँ निकाल देते हैं तो जमादार गायब रहता है 8 दिन तक। उससे बोलो कि वहाँ की नाली की भाई साहब मैं उधर चल गया था, तो कुल मिला के बहाने चल रहे हैं और टिपर समय पे नहीं जा रहे हैं, नालियाँ साफ नहीं हो रही। जब वार्ड के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ जाते हैं नाली, कभी टिपर, मतलब कुछ समस्याएं बिगड़ी हुई है। कोटा नॉर्थ के बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन पर सफाई कार्य में भेदभाव का आरोप लगाया है। बकायदा सफाई कार्य में भेदभाव खत्म करने की मांग को लेकर नगर निगम के कमिश्नर के नाम ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी भी दी कि अगर सफाई व्यवस्था में भेदभाव खत्म नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में बीजेपी पार्षद नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर धरना देंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे। हम सभी पार्षदों ने निश्चित किया है, अगर मान लो अगर ये 2-4 दिन में अगर ये समस्या नहीं सुलझी है तो हम लोग सभी यहाँ निगम पे धरना देंगे और अनिश्चितकालीन के लिए धरना होगा वो। तो इसके लिए आयुक्त साहब खुद जिम्मेदार होंगे अगर ये समस्या नहीं निपटाते हैं तो। साफ है सफाई पर सियासत तेज है और आने वाले दिनों में हालात नहीं सुधरे तो फिर सफाई पर संग्राम और बड़ा होने वाला है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। अजीब दस्तूर है कुदरत का, सूखी टहनियां लोहे सी सख्त होती हैं, लेकिन अक्सर झुके नजर आते हैं वो दरख्त जिस पर कुदरत मेहरबान होता है। जी हां, लगन हो बेहतरी का तो एक रोज दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो ही जाती है। जैसे आज लंदन की एक नामी यूनिवर्सिटी HPU के प्रोफेसर महावीर के सामने नतमस्तक हैं। ये सादगी आपको हैरत में डाल सकती है, इनकी कामयाबी आपको अचंभित कर सकती है, क्योंकि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग के आधार पर दुनिया के जो टॉप 2% वैज्ञानिकों के नाम का ऐलान किया है, उसमें हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महावीर का नाम भी शामिल है। प्रोफेसर महावीर का नाम मेडिसिन के क्षेत्र में इम्यूनोलॉजी में उनके रिसर्च वर्क, उनकी गुणवत्ता और कार्य क्षेत्र के आधार पर शामिल किया गया है। ये अवेलेबल हो जाएगी कुछ चुनिंदा वैक्सीन, चुनिंदा वो भी लोगों को मिल पाएगी। अब लोगों के लिए अब ये तो सरकार को देखना है कि क्या उनकी प्रायोरिटीज रहेगी। तो कोविड को लड़ने के लिए तो आज की डेट में तो यही है कि इसकी दवाई तो है नहीं है। प्रोफेसर महावीर सिंह दुनिया के उन चंद नैनो साइंटिस्ट में शामिल हैं जो इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में पिछले 10 से 12 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए ही प्रोफेसर महावीर का नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शुमार किया है। प्रोफेसर महावीर का रिसर्च मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है।
प्रोफेसर महावीर का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की तुलना में इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है। इसके जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों के इलाज ढूंढे जा सकते हैं। प्रोफेसर महावीर का दावा है कि मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है, वो भी बिना कीमोथेरेपी और साइड इफेक्ट के। प्रोफेसर महावीर के मुताबिक शरीर की ज्यादातर बीमारियों की वजह इम्यून सिस्टम है और मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी इम्यून सिस्टम को आसानी से दुरुस्त कर सकता है। जाहिर तौर पर प्रोफेसर महावीर के दावे में दम है, जिस पर अब लंदन की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी मुहर लगा रही है। शिमला से रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।